हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल निज क्लासेज में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बायोलॉजी के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को डिस्कशन सॉल्व करने वाले हैं। आज हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है जो कि आप सबको जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। अगर आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उन सभी का प्लेलिस्ट दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आई बटन में उन सब प्लेलिस्ट का शो कर रहे होंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और इस सेशन को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 19 से इससे पहले हम लोगों ने 18 शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो भी वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन का लिंक हम दे देंगे। आज हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न 19 से 24 तक दीर्घ प्रश्न यानी लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं। उसमें से 5 हर एक क्वेश्चन पे आपको 5 अंक दिए जाएंगे, लेकिन 19 से 24 के बीच में यानी 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और उसमें से आप सबको केवल 3 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। उन 3 को देंगे तो आपको 15 मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हैं? लिंग संलग्न वंशागति को उदाहरण सहित समझाइए। तो आइए जानते हैं लिंग निर्धारण क्या है और लिंग संलग्न वंशागति का उदाहरण क्या क्या है। तो मानव में लिंग निर्धारण, मनुष्य में 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 जोड़े में अवस्थित होते हैं। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं कि मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तब वहाँ पे 23 जोड़े होंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ मनुष्य में 46 क्रोमोसोम 23 जोड़े में अव्यवस्थित होते हैं। इनमें 22 जोड़े क्रोमोसोम नर एवं मादा दोनों में एक समान ही रहते हैं, जिन्हें अलिंग क्रोमोसोम या फिर ऑटोसोम्स कहा जाता है। इनमें से हम लोगों के शरीर में 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं जो नर और मादा दोनों में समान होते हैं, उसे हम लोग अलिंग क्रोमोसोम या फिर ऑटोसोम्स कहते हैं। 23वां जोड़ा विभिन्न प्रकार का होता है, इसे लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। जो 22 के बाद जो 23वां एक जोड़ा है वो भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, उसे हम लोग लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक्स और वाई। एक्स क्रोमोसोम लंबा और छड़नुमा होता है, वाई क्रोमोसोम अपेक्षाकृत बहुत छोटे आकार का होता है। जो 23वां क्रोमोसोम होते हैं वो एक्स और वाई होते हैं। एक्स लंबा और छड़ जैसा नुकीला होता है, जबकि वाई है जो बहुत छोटे आकार का होता है। नर में एक्स और वाई दोनों लिंग क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, पर मादा में वाई क्रोमोसोम अनुपस्थित होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पुरुष में और स्त्री में कौन से लिंग मौजूद होते हैं। तो पुरुष में एक्स वाई और स्त्री में एक्स एक्स पाए जाते हैं। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है, पुरुष में एक्स वाई दोनों मौजूद होते हैं, जबकि मादा में वाई क्रोमोसोम उपस्थित नहीं होते हैं। उसके स्थान पर एक और क्रोमोसोम होता है जो एक्स ही होता है। पुरुष में जो क्रोमोसोम होते हैं एक्स और वाई, ये 2, तो स्त्री में एक्स होते हैं जबकि वाई तो अनुपस्थित होते हैं। उसके जगह पर एक और एक्स आ जाता है, वो उसके स्थान पर एक और एक्स क्रोमोसोम होता है, तब पुरुष में एक्स वाई और स्त्री में एक्स एक्स होता है। ये पुरुष में होते हैं और ये स्त्री में होती है। आगे देखते हैं, अर्थात मादा में 2 एक्स क्रोमोसोम लिंग क्रोमोसोम के रूप में उपस्थित होते हैं। पुरुष में लिंग क्रोमोसोम के रूप में एक्स वाई दोनों उपस्थित होते हैं, लेकिन मादा में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं जो लिंग क्रोमोसोम के रूप में उपस्थित होते हैं। ये एक्स और वाई क्रोमोसोम ही मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। तो आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया कि नोट में बता दे रहे, मनुष्य में 46 क्रोमोसोम होते हैं जो 23 जोड़े के रूप में हम लोगों के अंदर उपस्थित होते हैं, जिसमें से 22 क्रोमोसोम स्त्री में भी होते हैं और पुरुष में दोनों समान होते हैं। जो लास्ट एक बचा हुआ है 23वां, उसे हम लोग लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, एक्स और वाई। तो पुरुष में होते हैं एक्स और एक्स दोनों में
एक्स स्त्री में भी उपस्थित होते हैं, एक्स पुरुष में भी उपस्थित होते हैं, लेकिन पुरुष में वाई भी उपस्थित होते हैं, लेकिन स्त्री में वाई उपस्थित नहीं होते हैं। उसके जगह पर एक और एक्स आ जाता है, तो वहाँ पे जाकर स्त्री में एक्स एक्स हो जाता है और पुरुष में एक्स वाई हो जाता है। वाई जो होता है, वाई लिंक क्रोमोसोम जो होता है वो नुकीला और लंबा होता है, जबकि एक्स जो होते हैं वो छोटे आकार का होता है। ये स्त्री में एक्स एक्स पाया जाता है और पुरुष में एक्स वाई पाया जाता है। ये क्रोमोसोम मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। तो बढ़ते हैं आगे। लिंग संलग्न वंशागति, लक्षणों के जीन लिंग क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं उसकी वंशागति को लिंग संलग्न वंशागति कहते हैं। लिंग संलग्न वंशागति किसे कहते हैं? जिन लक्षणों के जीन लिंग क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं उस वंशागति को लिंग संलग्न वंशागति कहते हैं। ड्रोसोफिला एवं मनुष्य में लिंग क्रोमोसोम का एक जोड़ा पाया जाता है। मादा में लिंग क्रोमोसोम XX पाया जाता है जो एक समान होते हैं और इस युग्म को होमोमॉर्फिक कहते हैं। इस XX जो क्रोमोसोम होते हैं उस युग्म को होमोमॉर्फिक कहते हैं, जबकि नर में जो लिंग पाया जाता है वह है XY जो एक समान नहीं होते हैं। सामान्यतः मादा में X क्रोमोसोम दंडाकार तथा Y क्रोमोसोम हुक के आकार के होते हैं। हुक के आकार मतलब नुकीला होते हैं और वो लंबा होते हैं, इसलिए इन्हें हेटेरोमॉर्फिक क्रोमोसोम कहते हैं। लिंग संलग्नता साधारणतः एक्स क्रोमोसोम पर होते हैं, इसलिए इसे एक्स क्रोमोसोम वंशागति भी कहते हैं। इसके विपरीत यदि संलग्नता वाई क्रोमोसोम से हो तो उसे वाई संलग्नता कहते हैं और इस प्रकार की वंशागति को होमोलैंड्रिक वंशागति कहते हैं। इस असाधारण वंशागति के बहुत ही कम उदाहरण हैं। इनके उदाहरण हैं जैसे में कानों में बाल की बहुलता, मतलब कानों में जो बाल है अधिक मात्रा में हो। दूसरा है स्केली त्वचा आदि। एक्स संलग्नता के अनेक उदाहरण जिसमें होमोफिलिया एवं वर्णनता प्रमुख है। ये दोनों रोग लक्षणों से संबंधित जिन एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। होमोफिलिया यह एक लिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण है जिसे रोग से मनुष्य में रुधिर जमने की क्षमता नहीं के बराबर होती है। इस रोग के चलते शरीर में किसी भी प्रकार के कटने से रुधिर का प्रवाह अविरल होता रहता है। रुधिर को जमने वाले प्रोटीन का संश्लेषण इस रोग से ग्रसित लोगों में नहीं हो पाता है। इससे संबंधित जीन एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। अन्य सामान्य पुरुष की शादी हेमोफिलिया रोग के वाहक स्त्री से होती है तो दोनों में उत्पन्न मादा संतानों में 50% सामान्य एवं 50% हेमोफिलिया रोग के वाहक होंगे, जबकि नर संतानों में 50% समान एवं 50% होमोफिलिया रोग से ग्रस्त होंगे। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका था। इस क्वेश्चन में पूछा गया था लिंग निर्धारण से क्या समझते हैं और लिंग संलग्न वंशागति के उदाहरण क्या है। तो फिर से शॉर्ट में बता दे रहे हैं। मनुष्य में 46 क्रोमोसोम होते हैं जो 23 जोड़े गुणसूत्र के मतलब 23 जोड़े क्रोमोसोम के रूप में व्यवस्थित होते हैं। 22 जोड़े गुणसूत्र नर और मादा दोनों में एक समान होते हैं जिसे हम लोग अलिंग क्रोमोसोम कहते हैं या फिर ऑटोसोम्स कहते हैं। जबकि जो लास्ट वाला होता है एक क्रोमोसोम वो दो प्रकार का होता है, एक्स और वाई। एक्स क्रोमोसोम होता है वो लंबा और छड़नुमा होता है, जबकि वाई क्रोमोसोम बहुत छोटे आकार का होता है। ये नर में पाया जाता है। नर के जो लास्ट वाले गुणसूत्र होते हैं वो एक्स वाई होते हैं, जबकि मादे में डबल एक्स होते हैं, 2 एक्स होते हैं। ये लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। और लिंग संलग्नता के उदाहरण हैं कान पर बाल बहुलता, कानों पर ज़्यादा बाल होना, स्केली त्वचा वाले। तो ये हो चुके हैं। इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि आप लोग को समझाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। हो सकता है मेरे आवाज़ में थोड़ा सा चेंजलेस हो तो मैनेज कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 20 दो क्वेश्चन दिया हुआ है। नाइट्रोजनी स्थिरीकरण से सूक्ष्म जीवों की भूमिका के बारे में बताइए। और सेकेंड क्वेश्चन है अनुवांशिक
अनुवांशिक कोड की विशेषताओं के गुण धर्मों के बारे में बताइए। 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का 2.5 मार्क्स मिलेगा। अगर दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब मिलकर दोनों को मिलाकर 5 मार्क्स का है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैविक उर्वरकों के उपयोग से मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि तो होती ही है, साथ ही साथ इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। जैव उर्वरक का जो उपयोग किया जाता है उससे मृदा में यानी मिट्टी में शक्ति मिलती है, उर्वरा शक्ति मिलती है, उससे वृद्धि होती है। उसके साथ साथ कोई भी दुष्प्रभाव यानी हानिकारक नहीं होता है। जैविक उर्वरक का निर्माण विभिन्न प्रकार के जीवों जैसे नीलहरी शैवाल या बैक्टीरिया, जीवाणु एवं कवक से होता है। नीलहरी शैवाल की कई जातियां ऐसी होती है, वे वायुमंडल से नाइट्रोजन गैस को ग्रहण कर उसे नाइट्रोजन यौगिक में परिणत कर देती है। ये जल में पाए जाने वाली स्वपोषी सूक्ष्म जीव है। जो उर्वरक मतलब जैविक उर्वरक में जो उपयोग किया जाता है उसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं वे स्वपोषी होते हैं, मतलब किसी और पे निर्भर नहीं रहते हैं। इनमें हेटेरोसिस्ट नामक खास कोशिका पाई जाती है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसमें हेटेरोसिस्ट नामक एक खास कोशिका होती है, खास मतलब इम्पोर्टेंस, ये कोशिका होती है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में अपना भूमिका निभाती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो चुका है। नाइट्रोजनी स्थिरीकरण में सूक्ष्म जीवों के बारे में बताना था, तो इसमें हम लोगों ने बता दिया है। आइए शॉर्ट में भी समझा देते एक बार और। जैविक उर्वरकों का उपयोग मिट्टी में किया जाता है, उर्वरक शक्ति के रूप में उसमें वृद्धि होती है। उसके साथ साथ जैविक उर्वरक का जो उपयोग किया जाता है उससे कोई दुष्प्रभाव नहीं होता यानी हानि नहीं होता है। जैव उर्वरक का निर्माण विभिन्न प्रकार के जीवों से होता है जैसे नीलहरी शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, जीवाणु, कवक, इन सब से उनका निर्माण होता है। नीलहरी शैवाल कई जातियां होती है, नीलहरी शैवाल है उनकी कई सारी जातियां होती है। वे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस को ग्रहण करते हैं और उसे नाइट्रोजन यौगिक में परिणत कर देती है, मतलब उस नाइट्रोजन गैस को ग्रहण करते हैं और उसे नाइट्रोजन यौगिक में डाल देती है। यह जल में पाए जाने वाले स्वपोषी सूक्ष्म जीव होते हैं। इसमें हेटेरोसिस्ट नामक खास कोशिका पाई जाती है जो नाइट्रोजनी स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन है अनुवांशिक कोड की विशेषता। तो आइए देखते हैं अनुवांशिक कोड की विशेषताओं के गुणधर्म। फर्स्ट है ट्रिप्लेट रूप। जेनेटिक कोड हमेशा ट्रिप्लेट यानी 3 नाइट्रोजनी बेस के समूह में होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। जो संदेशवाहक आरएनए पर एक क्रम में व्यवस्थित होते हैं। जेनेटिक कोड हमेशा 3 होते हैं, 3 पेयर्स में होते हैं। जैसे में AUG जो प्रारंभिक कोड को शुरू करता है और UGA या फिर UGU ये प्रारंभिक कूट यानी कूट को अंत करते हैं, समापन कूट कहते हैं, और AUG को प्रारंभिक कूट कहते हैं। चूंकि 20 एमिनो अम्ल के लिए 64 कोडोन होते हैं। यह भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि कितने कोडोन होते हैं, तब वहाँ पे 64 होगा। इसलिए एक अमीनो अम्ल के लिए निश्चित तौर पर 1 से अधिक कोडोन होते हैं। फर्स्ट हो गया ट्रिपलेट। अब दूसरा है अपहाशित कोड। चूंकि एक अमीनो अम्ल के लिए 1 से अधिक कोड होते हैं, अतः ऐसे अतिरिक्त कोड को अपहाशित कोड कहा जाता है। अभी हम लोग अनुवांशिक कोड की विशेषता के गुणधर्म को पढ़ रहे हैं। तो दूसरा गुणधर्म है अपहाशिक कोड। एक अमीनो अम्ल के लिए 1 से अधिक कोड यानी 3 कोड जैसे AUG उसका प्रयोग किया जाता है, ऐसे अतिरिक्त कोड को अपहाशित कोड कहा जाता है। थर्ड है कोमाहरित रूप। एक एमिनो अम्ल के कोडोन के तुरंत बाद दूसरे एमिनो अम्ल के कोडोन शुरू हो जाता है, या दोनों कोडोन के बीच जो कॉमा या फिर विराम चिन्ह होता है उसे कोमारहित रूप कहते हैं। फोर्थ है अतिच्छादित नहीं रहना। संदेशवाहक RNA के किसी कोडोन के 3 में से 1 नाइट्रोजन बेस का उपयोग 2 अलग अलग कोडोन में नहीं होता है। ये अतिच्छादित नहीं रहना कहलाता है, मतलब इसी के बेस में आता है। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर
2 में पूछा गया था आनुवंशिक कोड की विशेषता। यहाँ पे 4 दिया है, ट्रिपलेट रूप, अपचारित रूप और कोमारित रूप या फिर अतिच्छादित नहीं रहना। ये 3 है। ट्रिपलेट रूप यानी इसमें 3 नाइट्रोजनी बेस समूह होते हैं, पूरे मिलाकर 64 कोडोन होते हैं। अपचारित कोड है जो एक से अधिक कोड होते हैं, उसे हम लोग अपचारित कोड कहते हैं। कोमारित कोड मतलब एक कोडोन के तुरंत बाद दूसरे अमीनो अम्ल के कोडोन शुरू हो जाते हैं, कोमारित रूप कहते हैं। और चौथा है यानी लास्ट है, अतिच्छादित नहीं रहना। ये कोडोन एक नाइट्रोजनी बेस का उपयोग 2 अलग अलग कोडोन में नहीं करता है। तो क्वेश्चन दोनों सॉल्व हो चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करें। फर्स्ट है जीन चिकित्सा तथा आणविक निदान और सेकेंड है अंडजनन तथा शुक्राणुजनन। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों को मिलाकर 5 मार्क्स दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट में है जीन चिकित्सा और आणविक निदान। पहले जीन चिकित्सा को सॉल्व करते हैं, फिर आणविक निदान को सॉल्व करेंगे। इस विधि द्वारा जीन दोषों का सुधार किया जा सकता है। जीन चिकित्सा द्वारा जीन दोषों को सुधार किया जा सकता है। इनमें रोग उपचार हेतु जीनों को व्यक्ति की कोशिकाओं या ऊतकों में प्रवेश कराया जाता है। जीन चिकित्सा में आनुवंशिक दोष वाली कोशिकाओं के उपचार हेतु सामान्य जीन को व्यक्ति या भ्रूण में स्थानांतरित किया जाता है। ये स्थानांतरित जीन निष्क्रिय जीन की क्षतिपूर्ति कर अपने कार्यों को संपन्न करती है। जीन चिकित्सा में है ये अपने जीन दोषों को सुधार करती है। ये उपचारों मतलब जीनों की व्यक्ति कोशिकाओं या ऊतकों में प्रवेश करती है। ये जीन भ्रूण में स्थानांतरण किया जाता है और ये निष्क्रिय जीन को मारकर अपना कार्य को संपन्न करती है। दूसरा है आणविक निदान। इसी में अंतर करना था, तो देखते हैं। किसी भी रोग में प्रभावी उपचार के लिए उसकी प्रारंभिक पहचान तथा उसके रोग क्रिया विज्ञान को समझना आवश्यक होता है। सामान्यतया रोग का पता लगने के लिए पैथोलॉजिक टेस्ट कराया जाता है, जिसमें सीरम एवं मूत्र विश्लेषण आदि किया जाता है। इस टेस्ट द्वारा रोग प्रारंभिक अवस्था में पता लगा पाना मुश्किल होता है। आणविक निदान है जो प्रारंभिक पहचान के लिए रोग विज्ञान को समझना आवश्यक होता है। इसमें पैथोलॉजिक टेस्ट कराया जाता है जो सीरम या फिर मूत्र विश्लेषण है। इस टेस्ट द्वारा रोग प्रारंभिक अवस्था में पता लगाना बहुत मुश्किल है। तो फर्स्ट का हो चुका है। सेकेंड देखते हैं अंडजनन और शुक्राणुजनन में अंतर। शुक्राणुजनन और अंडजनन। शुक्राणुजनन पुरुष में पाए जाते हैं, अंडजनन स्त्री में पाए जाते हैं। शुक्राणुओं के निर्माण को शुक्राणुजनन कहते हैं, अंडाणु के निर्माण को अंडजनन कहते हैं। तो फर्स्ट है नर जनन अंग, अर्थात वृषण में शुक्राणुओं के बनने की क्रिया को शुक्रजनन कहते हैं। सेकेंड अंडजनन का फर्स्ट है मादा जनन अंग। ये मादा जनन अंग है, अर्थात अंडाशय में अंडों के बनने की क्रिया को अंडजनन कहते हैं। अभी हमने बताया आपको शुक्राणु बनने की प्रक्रिया या निर्माण को शुक्रजनन कहते हैं या फिर अंडाणु बनने की प्रक्रिया या निर्माण को अंडजनन कहते हैं। ये तो हम सबका अपना अपना लैंग्वेज था, लेकिन किताबी लैंग्वेज ये है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाए कि नर जनन अंग कौन सा है, तब वहाँ पे शुक्राणुजनन होगा, और अंडजनन कौन सा है तो ये फिर मादा जनन अंग है। तो एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, वृषण में शुक्राणु के बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो शुक्राणुजनन। अंडाशय में अंडों के बनने की प्रक्रिया को अंडजनन कहते हैं। तो फर्स्ट हो चुका है। सेकेंड देखते हैं। मनुष्य में शुक्रजनन की क्रिया 11 से 13 वर्ष की आयु के लड़के में वृषण की शुक्राणुजनन नलिका में प्रारंभ होती है। शुक्राणु जनन 11 से 13 वर्ष की आयु के लड़के में वृषण की शुक्राणु नलिका में प्रारंभ हो जाती है, लेकिन अंडजनन की क्रिया 9 से 11 वर्ष की आयु वाली लड़की के अंडाशय में फैलिकिल में प्रारंभ हो जाती है। तो दो अंतर बताना था। तो फर्स्ट हम लोगों ने बताया कि वृषण में शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया को शुक्रजनन कहते हैं, अंडाशय में अंडों के बनने की प्रक्रिया को अंडजनन कहते हैं। सेकेंड है कि इसमें शुक्र जनन की क्रिया 11 से 13 वर्ष के लड़के में वृषण शुक्राणुजनन नलिका में प्रारंभ हो जाती है, जबकि अंडाशय की क्रिया में 9 से 11 वर्ष की आयु लड़की के अंडाशय के फैलिकिल में प्रारंभ हो जाती है। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो मिलते हैं अगले सेशन में। अभी के लिए बस इतना ही। जल्दी से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए
अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।